नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। कोलकाता रेप और मर्डर केस के दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। सियालदा कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोर्ट ने सीबीआई की दलील को नकारते हुए कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, यानी कि मृत्यु दंड देने के लिए जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में केस आना चाहिए उसको कोर्ट ने मानने से इनकार किया। कहा 57 दिन की सुनवाई के बाद सियालदा कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। ये पहली अदालत है। अब इसको फांसी की सजा दिलाने के लिए अगर प्रोसिक्यूशन और सरकार चाहे तो जो हाई कोर्ट है उसमें अपनी अपील दायर कर सकती है। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही आ रही है कि कोलकाता रेप और मर्डर केस में जिसने पूरे वेस्ट बंगाल में एक आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया था, ममता बनर्जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कई दिनों तक प्रदर्शन चलते रहे, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल तो कई महीनों तक जारी रही। उस केस में जो आरोपी है संजय रॉय, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। জি করে রায় নিয়ে কিন্তু আমি যেহেতু হেলিতে ছিলাম বলে আমি ডিটেলসটা এখনো শুনিনি, তো আপনাদের কাছ থেকেই শুনলাম যে এটা নাকি যাবজ্জীবন দেওয়া হয়েছে। এটা আপনাদের কাছ থেকেই প্রথম আমি শুনলাম। আমার রিঅ্যাকশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার। আমরা প্রথম দিন থেকে ফাঁসির দাবি করে এসেছিলাম এবং আজকেও আমরা সেই দাবিতে অটুট আছি। কিন্তু আদালতের রায় ন্যাচারালি এখন সবাই মিলে কি বলবেন আমি জানি না, বাট আমার কথা আমি বলতে পারি বা আমার দলের বক্তব্য যেটা হচ্ছে, আমরা 3টে কেসে আপনারা দেখেছেন 54 দিন থেকে 60 দিনের মধ্যে আমরা ফাঁসির অর্ডার করিয়ে দিয়েছি। आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज सियालदा 1 नंबर कोर्ट आज आरजीकर कांडो का जो अभियुक्त संजय राय उनको जो सजा का म्याद सुनाया, वो सजा का म्याद दिया। बीएनएस का जो 64 है, 64 में जो रेप के बारे में उनका जो जाबज्जीवन अर्थात जाबज्जीवन उनका सजा दिया, उसके साथ फाइन किया। 66 जो है रेप एवं उसी टाइम में जो टॉर्चर के बारे में उनका डेथ हुआ, इसलिए उनका अमृत्यु जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको जेल में रहना होगा। एक ही साथ उनको फाइन भी किया और 103 का एक जो बीएनएस एक्ट है वो उसके बारे में जो मर्डर है उसके बारे में उसके लिए उनका जाबज्जीवन कारावास का सजा सुनाया। एक ही साथ में फाइन भी किया। एक ही साथ में स्टेट को, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया। लॉर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज 1 नंबर सियालदा कोर्ट जो 10 लाख को 10 लाख एंड 7 लाख टोटल 17 लाख उनका फैमिली को देने होगा एज पर क्षतिपूरण विक्टिम फैमिली को लिए। देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जो बलात्कार और हत्या का मामला हुआ था अगस्त 2024 में, उस मामले का सुनवाई ख़त्म हुआ था। उसके बाद जो आरोपी थे उनको दोषी ठहराया गया था। अब जो कॉन्विक्ट है संजय रॉय, उनको आज सज़ा सुनाया गया है। सज़ा की ऐलान कुछ देर पहले कोर्ट में हुआ है और कोर्ट ने कहा है कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा सुनाया गया है। हालांकि बहुत सारे जो लोग थे, जैसे प्रोसिक्यूशन और जो विक्टिम है उनका परिवार, उनका मांग ये था कि ये केस में डेथ पेनल्टी यानी मौत की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन वो कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हुआ उसके बाद कोर्ट को लगा कि ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी होती है, एक लीगल प्रिंसिपल होती है जिसके लिए कोर्ट में मौत की सज़ा दिया जाता है, उस कैटेगरी में ये केस नहीं आता है। इसीलिए इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन की सज़ा सुनाई गई है कोर्ट के द्वारा। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसके साथ फाइन्स है और इस मामले में ज़रूर पब्लिक में इस बात को लेकर एक गुस्सा है, एक डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन कोर्ट जब कुछ तय करते हैं वो सबूत के अनुसार, और जो कोर्ट के सामने सबूत पेश किया जाता है उस सबूत के अनुसार कोर्ट फैसला लेते हैं। आज जब क्या सज़ा होनी चाहिए इस पर कोर्ट में कानूनी बहस चल रहा था, तब सीबीआई के तरफ से और परिवार के तरफ से, जो विक्टिम के परिवार है उनके तरफ से डेथ पेनल्टी की मांग रखी गई। लेकिन जो अक्यूज के तरफ से लॉयर
खड़ी हुई, उन्होंने कई सारे ऐसे प्रिंसिपल्स, लीगल प्रिंसिपल्स की रेफरेंस दिया। और एक जो है कि कब कौन सी स्थिति में डेथ पेनल्टी दिया जाता है, जब रेफॉर्मेशन की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, कोई चांस नहीं रहते हैं, रेफॉर्मेशन का हर दरवाज़ा बंद हो जाता है, सुधार का हर दरवाज़ा बंद हो जाता है, तब मौत की सज़ा सुनवाई जाती है। दूसरी जो लीगल प्रिंसिपल की बात हुआ कोर्ट में, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिड्यू, जो बोलते हैं उसके बारे में, रेसिड्यू डाउट, उसका भी जिक्र किया गया, जहां बताया गया कि देखिए कन्विक्शन के लिए एविडेंस काफ़ी होने के बाद भी अगर आप किसी को मौत की सज़ा देना चाहते हैं, यानी कि उनको सोसाइटी से बाहर निकालना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, तब उस एविडेंस का क्वालिटी की और ज़्यादा होनी चाहिए। तो यही सारे आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में हुआ। कोर्ट ने आज लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन्स की सज़ा सुनवाई। डेथ पेनल्टी जैसे जो मांग रखी गई थी, वो डेथ पेनल्टी कोर्ट ने आज नहीं सुनवाए। और जब पूरी डॉक्यूमेंट, पूरा जो जजमेंट का कॉपी आ जाएगा, तब रीजनिंग क्या था वो भी क्लियर हो जाएगा। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता के सियालदा कोर्ट से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। मुकेश सिंह सेंगर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की जो डिमांड की गई थी, फांसी की सजा दी जाए, अदालत ने उसे नहीं माना है, उसके पीछे क्या वजह है और अब क्या कानूनी ऑप्शन है सरकार के पास अगर वो फांसी की सजा के लिए अपील करना चाहें? देखिए, कोर्ट ने नहीं माना, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण भी होते हैं। जैसा कि कोर्ट ने कहा कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं, यानी कि जघन्यतम अपराध नहीं है। इसके पीछे वजह ये है कि ऐसे जो इस तरह का अपराध है, वो अपराध पहले भी होते रहे हैं। कोर्ट का ये भी मानना होगा कि इस तरह के अपराध पहले हुए हैं और उन्हें जघन्यतम नहीं माना गया। दूसरा, जो सौरभ बता रहे थे कि जब किसी भी दोषी में सुधार की गुंजाइश नहीं होती है, यानी कि कोई ये माना जाए कि वो नहीं सुधरेगा, तो ऐसे मामलों में जो है कोर्ट ऐसे मामलों को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानता है। तो ये दो खास वजह हैं जिसकी वजह से ये मामला जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना गया है। हालांकि सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उसने कहा कि कोर्ट इस मामले में दोषी को मृत्युदंड दे, जिससे कि ये संदेश जाए लोगों में, ताकि वो ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं है। अब चूंकि फैसला कोर्ट का आ चुका है, सजा हो चुकी है, और आजीवन कारावास की भी दो कैटेगरी होती हैं। एक होता है आजीवन कारावास और एक होता है आजीवन कारावास मौत तक, यानी कि जब कैदी की मौत हो जाती है तो उसका शव जेल से बाहर निकलेगा, उसे कहते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ। तो यहाँ पर जो संजय रॉय है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ दिया गया है, यानी कि मौत तक उसकी जो सजा है वो जेल में बरकरार रहेगी। तो अब जो सीबीआई है वो अगर संतुष्ट नहीं है इस फैसले से, उसका लगता है कि मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, तो वो इसको लेकर अब कोलकाता हाईकोर्ट जा सकती है और वहां पर जो ये फैसला है उसके खिलाफ वहां पर वो अपील कर सकती है। दूसरा, जो इस मामले में दोषी संजय रॉय है वो भी जो कोलकाता हाईकोर्ट जा सकता है और वहां पर सजा के खिलाफ वो अपील कर सकता है। तो दोनों के लिए रास्ते खुले हैं, चाहे वो डिफेंस हो या फिर प्रोसिक्यूशन हो, दोनों के लिए ही जो हायर कोर्ट्स हैं उनके रास्ते खुले हुए हैं। पहले वो हाई कोर्ट जा सकते हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है। तो अब देखना होगा कि क्या सीबीआई इस फैसले के विरोध में हाई कोर्ट जाती है या फिर जो डिफेंस के लॉयर हैं, जो डिफेंस का पक्ष है, क्या वो हाई कोर्ट जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस पर पूरी जानकारी दे रहे थे। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बारामूला के सोपोर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक खुफिया सूचना मिली थी कि वहां पर आतंकवादियों का ठिकाना है, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। आतंकवादियों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की है। नज़ीर मसूदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नज़ीर, क्या हालात हैं? अभी सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है, अभी जमीन पर क्या हालात हैं?
ऑपरेशन जारी है, लेकिन एक सोल्जर की, एक सेना के जवान की मौत हुई है। वो गंभीर रूप से कल घायल हुआ जब वहां इनकाउंटर शुरू हुआ। सोपोर इलाके एक जंगल का इलाका है जहां मिलिटेंटों ने अंडरग्राउंड जो हाइड आउट बनाया था जंगल के बीच में, जिससे लग रहा है कि लोग उन्हें पनाह नहीं दे रहे हैं, तो जंगलों में वो अंडरग्राउंड हाइड आउट बनाते हैं। लेकिन पुलिस और सुरक्षा फोर्स आर्मी को इसकी इत्तला मिली, उनने ऑपरेशन लॉन्च किया, उन पे भारी फायरिंग हुई जिसमें एक सोल्जर गंभीर रूप से घायल हुआ और उसके बाद उसकी जख्मों की ताब मिलाकर उसकी मौत हुई। उसकी बॉडी को भी वहां से रिट्रीव किया गया, लेकिन अभी तक किसी आतंकी की या मिलिटेंट के मारे जाने की खबर नहीं है। कश्मीर घाटी में हम देख रहे हैं कि जम्मू की निस्बत कम इनकाउंटर हो रहे थे। अगर हम देखें कि कुल मिला के मिलिटेंसी का बड़ी हद तक सफाया किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों और लोकल जो है बहुत ही अब कम रह गए हैं मिलिटेंट। लेकिन जो मिलिटेंसी का आतंक का खतरा अभी नहीं टला है और इसीलिए जो ऑपरेशन जारी है उनके खिलाफ, लेकिन इस ऑपरेशन में फौज को ये नुकसान उठाना पड़ा। एक जवान की मौत हुई है, लेकिन अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई खबर नहीं है और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नज़ीर मसूदी। जानकारी देते हुए ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक जवान की वो बता रहे हैं वहाँ पर इस एनकाउंटर में उनकी शहादत भी हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैफ अली खान की। सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने वारदात के दौरान पहने गए आरोपी के कपड़ों को बरामद कर लिया है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन और ईयरफोन भी बरामद किए हैं। पुलिस ने कपड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी ने वारदात के बाद 3 से 4 बार कपड़े बदले थे और उस दौरान वो बांद्रा रेलवे स्टेशन, दादर, वर्ली और अंधेरी जैसे जगहों पर घूम रहा था। उसके बाद वो ठाणे गया। पुलिस से पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस ने जिस आरोपी से जो पूछताछ की है और सबूतों के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि वो वारदात से पहले कभी भी सैफ के घर पे नहीं गया था। सूत्रों के मुताबिक सैफ अली खान और करीना के बेटे जहांगीर के कमरे के बाथरूम की खिड़की में लगी हुई जाली टूटी हुई थी। वहीं से आरोपी घर में दाखिल हुआ। सैफ के आरोपी को कमरे के अंदर उसके बाद बंद कर दिया था, लेकिन वो बाथरूम की उसी खिड़की से फरार हो गया जहां से वो दाखिल हुआ था। पुलिस को आरोपी के पास से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। उसके फ़ोन से पुलिस को बांग्लादेश में मौजूद उसके माँ बाप का नंबर मिला है। बात करने पर उन्हें पुष्टि की है कि आरोपी शहजाद उनका ही बेटा है और उसने 12वीं तक बांग्लादेश में ही पढ़ाई की है। राजस्थान के जैसलमेर में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। जैसलमेर में अब तक 32 कुरेजा पक्षियों की मौत हो चुकी है। जैसलमेर में 11 जनवरी से पहला ये केस है वो मिला था। 13 जनवरी देर रात रिपोर्ट आई थी कि बर्ड फ्लू में की पुष्टि की गई है। अब काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रशासन जो है वो एहतियातन कदम उठा रहा है। देखिए, जो कुर्जा की मौत हुई है जैसलमेर एरिया में, उससे एक तरह से अब पूरा जो वन विभाग है सतर्क हो गया है, क्योंकि जो कुर्जा है जिसे डेमोजिल क्रेन कहते हैं, एक माइग्रेटरी स्पीसीज है और पहली जो मौत हुई थी वो 11 जनवरी को रिकॉर्ड हुई थी। उसके बाद में जब उन्होंने भोपाल भेजा, इनका जो लैब टेस्ट के लिए भोपाल भेजा, तो उसमें H1N1 यानी कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। साथ ही 2 वल्चर और 1 कोयल भी वहां पर मृत मिली है। अब सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्योंकि ये प्रवासी पक्षी हैं, कहीं आगे नहीं फैले, इसलिए जो पूरा राजस्थान है उसे सतर्क कर दिया गया है। आप जानते हैं कि घना है, रणथंभौर है, सरिस्का है या दूसरे भी बड़े छोटे तालाब है, सांभर झील है, वहां पे बड़े तादाद में प्रवासी पक्षी आते हैं। तो ताकि ये H1N1 नहीं फैले और खासकर लाइव स्टॉक पर नहीं फैले, पोल्ट्री तक नहीं पहुंचे, तो वन विभाग सतर्कता बरत रही है इसमें। और जो सबसे बड़ी चिंता है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर है, यानी कि गोडावन। आप जानते हैं कि जैसलमेर में जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, वहां पर गोडावन की ब्रीडिंग होती है और गोडावन क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। यानी कि पूरी दुनिया में बहुत कम गोडावन बच गए हैं और जैसलमेर में इसका कंजर्वेशन का काम चल रहा है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क को भी, क्योंकि ये मोहनगढ़ इलाके में ये कुर्जन मिले हैं मृत, तो ज्यादा दूर नहीं है डेजर्ट नेशनल पार्क में, इसलिए वन विभाग हर संभव कदम उठा रही है। वहां पर रेगुलरली पेट्रोलिंग हो रही है, एग्रीकल्चर फील्ड्स में, खेतों में पेट्रोलिंग हो रही है, ये देखने के लिए कि आगे अगर
उन्हें कोई भी पक्षी के कार्कस मिलते हैं तो उसे किस तरह से डिस्पोज किया जाए और उस एरिया को सील करके कॉर्डन करके एक पूरी तरह से सतर्क वन विभाग है अब इसको लेकर, ताकि ये आगे नहीं फैले। कर्नाटक के विजयपुरा से 3 दलित मजदूरों की बेरहमी से पिटाई की खबर जो आ रही है उसका वीडियो वायरल दिखाई पड़ रहा है। तीनों को ज़मीन पर बैठाकर दबंग आरोपी बुरी तरह बेरहमी से पीट रहे हैं। इस मामले में विजयपुरा ग्रामीण थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और पीड़ित एक ही समुदाय से हैं। वारदात की सही तारीख का पता नहीं चल पाया है। वायरल वीडियो 1 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है। चलिए, दिल्ली में जो चुनावी माहौल है उसमें आप बात करते हैं आज उत्तम नगर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की, जहां आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक नरेश बालियान रंगदारी का सिंडिकेट चलाने के आरोप में जेल में हैं। उनकी जगह उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी से पवन शर्मा, जबकि कांग्रेस से पूर्व एमएलए और दिग्गज नेता मुकेश शर्मा चुनाव मैदान में हैं। दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश शर्मा उत्तम नगर की गलियों में ढोल नगाड़ों के साथ घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। वो इसी इलाके से पहले विधायक रहे हैं। मौजूदा विधायक नरेश बालियान की तरफ इशारा करते हुए दावा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो कई और लोग जेल जाएंगे। सीवर भरा पड़ा है, लैट्रिन तैर रही है लोगों के घरों में, गंदा पानी आ रहा है। द्वारका कमांड 2 का बिंदापुर का पानी गायब कर दिया इन्होंने। मोहन गार्डन यूजीआर में पानी कम कर दिया। एक नया स्कूल नहीं बनाया, 3 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। बिंदापुर में और जानकीपुरी में 2 हॉस्पिटल बनने थे, एक मोहन गार्डन में, एक बिंदापुर में। उनका अता पता ही नहीं है। जमीन पड़ी है मौके पर। क्या हालत इन्होंने बना दी है। महानरक से निकलने के लिए मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है। यहाँ के उत्तम नगर का उम्मीदवार हूँ। यहाँ के एमएलए फिलहाल जेल में हैं। ये देखिए, मेरा ये किसी दोस्त ने लगाया, महापंचायत के उम्मीदवार। मैं महापंचायत का उम्मीदवार और हाथ का निशान महापंचायत का उत्तम नगर की जनता का निशान है। यहाँ के एमएलए फिलहाल जेल में हैं। आपको लगता है कि उसका फायदा होने वाला है आपको? मुझे कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी है। मेरा स्पष्ट मुद्दा है, विकास और अमन चैन का माहौल मुकेश शर्मा वापस लौटाएगा उत्तम नगर को। वहीं आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक नरेश बालियान गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ साठगांठ और रंगदारी का सिंडिकेट चलाने के आरोप में फिलहाल जेल में हैं। आम आदमी पार्टी ने उनकी पत्नी पूजा बालियान को उम्मीदवार बनाया है। मुकाबला ही नहीं है, मुकाबला ही नहीं है। आप जनता में जाइए, नरेश बालियान जी के प्रति उनका प्यार देखिए। नरेश बालियान जी के प्रति जनता में कितना मान सम्मान है। नरेश बालियान जी ने उत्तम नगर की जनता को अपने परिवार के सदस्य की तरह सींचा है। 1.5 साल से नरेश बालियान जी को धमकियां मिल रही थी। अगर नरेश बालियान जी दोषी थे तो उनको 1.5 साल पहले ही क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया गया। चुनाव के मात्र 2 महीने पहले गिरफ्तार करना आपको साफ सांकेतिक है। ये संकेत देता है कि चुनाव को इसको एक राजनीतिक मोहरा बनाया गया और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्होंने पहले भी किया है, एक लंबी चेन है। लेकिन उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कपिल सांगवान से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उसको लेकर क्या कहना आप? क्या बातचीत करते नजर आ रहे हैं? क्या बातचीत करते नजर? उसी ऑडियो के बेसिस पर उनको अरेस्ट किया है। नहीं, ये आप कह रहे हैं। ऑडियो कितना सही है आप कैसे कह सकते हैं? अगर देखिए, कोर्ट में केस चल रहा है, कोई भी आरोप उनके खिलाफ सिद्ध नहीं हुआ है। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। अब आप उसको कुछ भी कहिए, कहीं से मुद्दे इकट्ठे कर लीजिए और कोई भी आरोप लगा लीजिए। जब हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और उनको तो जमानत मिल गई थी, कोर्ट से जमानत मिल गई थी, फिर उनको रोक के दोबारा दूसरा मुकदमा उन पे लगा दिया गया। एक मुकदमा, फिर दूसरा मुकदमा, मुकदमे पर मुकदमा क्यों लगा रहे हैं? बीजेपी ने इस बार पवन शर्मा को टिकट दिया है, जो पहले भी इस इलाके से एमएलए रहे हैं। उत्तम नगर के बीजेपी नेता
सुभाष मग्गो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में इलाके में कोई काम नहीं किया है। जो वीडियो वायरल हुई थी वो नरेश बालियान की ही आवाज़ थी, तो ये तो सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में इससे? बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगा, पूरा ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की उत्तम नगर विधानसभा से जमानत नहीं बचेगी, 100% नहीं बचेगी। कोई काम किया है 5 सालों में? 10 साल में, 10 नहीं 14, 4 साल का एक काउंसलर भी है नवादा वार्ड का। तो आप नवादा गांव देख लो ना, इसका आदमी वहां से निकल नहीं सकता। जो आदमी बहुत छोटे अपने गांव को सीवर लाइट पानी का बढ़िया नहीं कर पाया, पूरी विधानसभा के लिए क्या कर पाएगा। वैसे उत्तम नगर विधानसभा में घूमने पर कई समस्याएं साफ तौर पर दिखाई देती हैं, जिनमें सीवर और साफ पानी की समस्या अहम है। टूटी सड़कों को लेकर भी लोग नाराज हैं। उत्तम नगर विधानसभा का गणित, इस क्षेत्र में करीब 3.5 लाख वोटर हैं। इसमें मोहन गार्डन, भगवती गार्डन, नवादा, गुलाब बाग, विजय विहार और ओम विहार जैसे इलाके भी आते हैं। यहाँ मिली जुली आबादी है, यानी हर वर्ग के वोटर हैं। 2015 और 2020 में यहाँ से आपके नरेश बालियान जीते। 2020 में नरेश बालियान को बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण गहलोत से करीब 11% ज़्यादा वोट मिले थे। 2020 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 54.6%, जबकि बीजेपी का 43.5% था। यहाँ पिछले 7 चुनावों में 2 बार कांग्रेस, 2 बार आम आदमी पार्टी और 3 बार बीजेपी ने बाजी मारी। इस इलाके में मेट्रो की अच्छी कनेक्टिविटी है, लेकिन सकरी गलियों और ज़्यादा आबादी से यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी पार्टियों का वही जाने, हम क्या जाने। काम तो कहाँ हो रहे हैं, काम तो कोई भी पार्टी नहीं कर रही, ना कांग्रेस कर रही, ना बीजेपी कर रही, ना आम आदमी पार्टी कर रही, कोई भी तो नहीं कर रहा है ना काम। काम तो होने चाहिए ना। सब झूठे हैं, महिलाओं को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। पंजाब में दिए, अब इतना अच्छा बोलिए। नहीं दिए और कहीं भी नहीं मिलेंगे। माहौल तो ये कि काम बढ़िया नहीं हो रहा, उसके खिलाफ ही है सारे लोग। अच्छा, हाँ, काम बढ़िया नहीं हुआ। अब रोड आप देख लीजिए क्या कर दीजिएगा, आप भी देख लीजिए रोड का ये हाल है कि बस लोग परेशान हैं, रिक्शे पलटते हैं, रिक्शे टूटते हैं, रात में एक्सीडेंट होते हैं। हमको कोई ये नहीं चाहिए कि छोटा बड़ा इस पार्टी से उस पार्टी से, हमको सिर्फ वो चाहिए जो केवल काम करने वाला हो, काम करने वाला आदमी होना चाहिए। इंसान भैया को मोदी जी थोड़ी आएंगे काम करने, या कोई और आएगा या केजरीवाल आएंगे, नहीं, उनको जो नीचे वाले विधायक है वो काम करेंगे। माहौल तो ये है जी, अभी यहाँ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ का विधायक गायब है, वो सबको मालूम है। कोई गली ऐसी नहीं जिसमें ओवरफ्लो नहीं है। आपके साथ में ले चलता हूँ, किसी भी गली में जाओ, हर गली में ओवरफ्लो है। पूरे उत्तम नगर में? पूरे उत्तम नगर में। यहाँ की ये 2 मेन रोड है, पीपल रोड और दूसरी को क्या बोलते हैं जी, रामा पार्क। दोनों रोडों पे आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। अब रिक्शा वाले जब भी जाते हैं यहाँ से तो जय केजरीवाल निकलता है, क्योंकि झटके इतने हैं। मुद्दा क्या है, ये रोड बननी चाहिए, और जो फ्री है ये फ्री का कर करके लोगों को और परेशान कर दिया है। और जैसे फ्री करते हैं तो क्यों रोटें तो बनती, क्यों, पैसा तो है नहीं, कहाँ से बनाएंगे रोटें। और इस साल इतनी हालत खराब, बरसात में तो ऐसे थे लोग डूबते जा रहे थे। सारी परेशानियाँ, कोई रोड नहीं है, कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है। बिजली पानी तो मिल रहा है? पानी बिजली मिल रहा है, गंदा पानी आ रहा है सर, पूरा गंदा पानी है। महिलाओं को देंगे 21 रुपए। देखो जी, वो तो उनकी अपनी एंडिंग देते हैं कि नहीं देते। कुल मिलाकर यहाँ सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश शर्मा ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए उत्तम नगर की राह इस बार आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधूरे कामों का मुद्दा। दूसरी ओर मौजूदा विधायक नरेश बालियान का जेल जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी तीसरी बार यहाँ से इतिहास दोहराती है या फिर इस बार मौका कांग्रेस या बीजेपी को मिलेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं दिल्ली में करोलबाग सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम के उम्मीदवार बनने से मुकाबला हाई प्रोफाइल हो गया है। करोलबाग सीट से 3 बार जीत चुके रवि विशेष पर चौथी बार फिर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। रविश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
दिल्ली में गारमेंट का सबसे बड़ा बाजार करोल बाग है। दूसरी तरफ संकरी गलियों की परेशानियों और बिजली के तारों में उलझी यहाँ की आबादी। लेकिन इससे भी ज्यादा उलझी यहाँ की सियासत है। दरअसल दिल्ली में 12 सुरक्षित सीटें हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल करोल बाग विधानसभा है। क्यों हाई प्रोफाइल है, आइए चलकर समझते हैं। करोल बाग में 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी के विशेष रवि विधायक रहे हैं। चौथी बार फिर से वो करोल बाग के खटीक बस्ती में वोट मांगने आए हैं। यहाँ उनको शाल और मालाएं पहनाने वालों की कमी नहीं है। विशेष रवि के साथ दिल्ली नगर निगम के मेयर योगेश खिंची भी मौजूद हैं। लेकिन 2017 में विशेष रवि उस वक्त चर्चा में आए जब एक सामूहिक कार्यक्रम में सादगी से उन्होंने शादी की। विशेष रवि और बीजेपी के उम्मीदवार दुष्यंत गौतम कभी एक दूसरे के पड़ोसी थे, आज सियासी विरोधी हैं। हमारे यहाँ पर देवनगर में सब लोग साथ रहते थे, कबीले टाइप में लोग रहते थे, तो उस समय पड़ोसी अड़ोसी सब कुछ जो है रिश्तेदार ही माना जाता था। तो उस नाते रिश्तेदार है। क्या लगते हैं आपके? हमें ऐसा रिश्ते का पता नहीं क्या लगता, लेकिन हमारे पड़ोसी के नाते जो है रिश्तेदार है वो। सत्ता विरोधी लहर का कोई चुनौती हो आपके सामने? हमें महसूस तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसका कारण है कि हम जनता के बीच में रहे हैं। पब्लिक के जो काम हैं उनको हमने कराया है। जगह को लेके सीमाएं हैं, गलियां जो पहले से जितनी हैं उतनी ही हैं, तो कुछ सीमाएं हैं, उन्हीं सीमाओं के अंदर जितना हम बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करते हैं। करोल बाग के सियासी समीकरण देखें तो 2013 में विशेष रवि महज 1700 वोटों से बीजेपी के सुरेंद्र रातावाल से जीते थे। लेकिन 2015 में बीजेपी के योगेंद्र चंदौलिया को 32,000 वोटों से हराया और 2020 में विशेष रवि करीब 31,000 वोटों से जीते। विशेष रवि के खिलाफ करोल बाग की सियासी बिसात पर बीजेपी ने दुष्यंत गौतम नाम का बड़ा सियासी दांव लगाया है। दुष्यंत गौतम राज्यसभा सांसद रहे हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं। यही वजह है कि करोल बाग में वो छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करके लोगों से संपर्क साध रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी उनको बाहरी बताकर घेराबंदी कर रही है। देखिए, भारी अंदर की बात नहीं है। ये मेरा पैदाइशी स्थान है। मेरे दादाजी की यहाँ शादी हुई है। सारा परिवार रिश्तेदार आसपास में रहता है। ये लोग ऐसे ही नाटक करते हैं। कभी पूर्वांचल लोगों को कहते हैं ये बाहर से आते हैं या 5 लाख का इलाज करा लेते हैं, कभी राजस्थान वालों को बाहर का बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल तो अपना जन्म हरियाणा के बताते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अंदर बाहर को ये देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। और हम सेवा भाव से लगातार समर्पण भाव से काम करते हैं और यहाँ की जनता को हम पे विश्वास है। करोल बाग एक वक्त बीजेपी का गढ़ माना जाता था। यहाँ से रैगर समाज के सुरेंद्र पाल रातावल 3 बार विधायक रहे हैं। लेकिन 2013 के बाद बीजेपी यहाँ वापसी नहीं कर पाई। करोल बाग सुरक्षित सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा रैगर समाज के करीब 50% से ज्यादा मतदाता, फिर जाटो समाज के 25% से ज्यादा मतदाता, उसके बाद दूसरी जातियों के मतदाता हैं। अनुसूचित जाति के सियासी दबदबे वाली करोल बाग सीट पर लोगों के मुद्दे क्या हैं, ये जानने के लिए हम भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक स्थल पहुंचे। कड़ाके की ठंड में सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म था। ये जो परिसर जो बनाया है ये दिल्ली सरकार के दूसरी विभाग द्वारा बनाया गया है, लेकिन अभी तक जब से मैं यहाँ पे 1 साल हो गए मुझे निर्वाचित हुए, इलेक्ट होके आया हूँ मैं, हमें कोई सहायता नहीं दी गई। मैं अभी तक 1.5 से 2 लाख रुपए का काम करा चुका हूँ, तो विभाग से हमें 1 रुपए की अभी तक कोई मदद नहीं मिली। छोटे छोटे बच्चे जो है गलियों के अंदर स्मैक बेच रहे हैं। नशे का भी बहुत प्रकोप है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आएगा ना और जो नशों का भी। युवाओं की बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, दिल्ली के अंदर खास तौर पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर है। और
मैं एक दलित समाज से होने के कारण मैं एक बात कहना चाहूँगा। पिछले 10 साल से हमारे दिल्ली के अंदर जो सरकार है वर्तमान में, जो पहले हमारी दिल्ली के अंदर सरकार होती थी, हमारे लोगों को 50,000 का 1 लाख का लोन देती थी, जिससे वो छोटे मोटे काम कर लेते थे। आज 10 साल से वो नगण्य है वो विषय। लेकिन करोल बाग की पहचान दिल्ली के सबसे बड़े गारमेंट मार्केट की वजह से है। जीन्स, जैकेट, लोअर का काम यहाँ घर घर होता है। यहाँ देश में ही नहीं विदेशों तक में गारमेंट की सप्लाई होती है। इस व्यवसाय से करीब 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और 5,000 से ज्यादा यहाँ छोटी बड़ी दुकानें होंगी। मार्केट के प्रधान सतवंत सिंह जीन्स दिखाते कहते हैं, सरकारें अगर सहूलियत दें तो इस इलाके की तस्वीर बदल सकती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब सरकार में आए थे तो उन्होंने लोकल फॉर वोकल कहा था, ये नारा दिया था, मेक इन इंडिया ये नारा दिया था। उसका असर बहुत कुछ हुआ भी। एक तो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी कम करें, जगह जो है सस्ते रेट में मुहैया कराएं। वहीं करोल बाग में कांग्रेस का खाता बीते 22 साल से नहीं खुला है। यही वजह है कि बीते 3 चुनावों में यहां से सियासी मुकाबले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ही रही है। सोचिए, करोड़ों का कारोबार और लाखों लोगों को रोजगार देने वाले करोल बाग में बिजनेस की गहमा गहमी के अलावा इस वक्त सियासी लड़ाई की तीखी नारेबाजी महसूस की जा रही है। आम आदमी पार्टी जहां अपने इस मजबूत किले को बचाने की जद्दोजहद कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी खोई हुई जमीन को वापस लेने की कोशिश। तो सीट के बेल्ट बांध लीजिए, ये सियासी लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। दिल्ली से प्रेम सिंह और रोहित विश्वकर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।